स्टार्ट बायोमोलिक्यूल, और एक और जो वेंसडे को लेक्चर है उसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबली खत्म भी कर लेंगे, है ना। सो आज अराउंड 5 o'clock तक हम लोग पढ़ेंगे और 5 to 5:30 हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। आई होप तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अमाइंस कुछ मॉड्यूल सॉल्व किया है उसका। सर टाइम नहीं मिला सर। अमाइंस का खत्म हुआ, कार्बोक्सिलिक का हो गया बट हाँ कार्बोक्सिलिक का हो, तो 5 से 5:30 फिर हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे ऐसे करके। सर वो थर्मो कब कराने वाले हो आपको 11th में? बेटा अभी वॉल्यूमेट्रिक उनका चल रहा है, तो दिवाली के बाद थर्मो स्टार्ट करूंगा, है ना। सर वो वॉल्यूमेट्रिक के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज सकते हो? हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो एक लेक्चर तुमने रिकॉर्ड करके डाल भी दिया है, दूसरा लेक्चर भी अब रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, संडे हो गया था। तो वहां जैसे गूगल पे जाकर अपना यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा IITian सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, है ना, तो उसमें एक पहला लेक्चर मिल जाएगा बेटा, है ना। हाँ सर। तो तुझे नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं वो लिंक भेज दूंगा ऐसा करके। जी सर। सो बायोमोलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे आज। बायोमोलिक्यूल समझ में आएगा कि बायो पढ़ना कितना आसान होता होगा, कितना टफ होता है ना। और कुछ डाउट्स क्लास के एंड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा उसको लेके, है ना। सो एज पर बायोमोलिक्यूल इज कंसर्न, यार जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड भी है ना। बट एज पर लेट्स से इफ यू सी इंजीनियरिंग प्रिपरेशन या आईआईटी सिलेबस इज कंसर्न, मेनली दो चीजें ही हम लोग को पढ़ना है। एक कार्बोहाइड्रेट हम लोग को पढ़ना है और एक हम लोग को अमीनो एसिड्स पढ़ना है डिटेल में, है ना। सो लेट्स से इट इज फर्स्ट थिंग इज एज पर दिस चैप्टर इज कंसर्न, दो पार्ट है चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल्स, उसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है लेट्स से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग उसका डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे यार, क्या डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, क्या क्लासिफिकेशन है, वो सब सीखेंगे हम लोग बेटा, है ना। सो एज पर इट्स डेफिनेशन इज कंसर्न, can we say the literal meaning of carbohydrate is hydrate of carbon? So you can say it may be defined as hydrates of carbon, no, carbohydrate. It may be defined as hydrate of carbon with general formula as CxH2OY. With general formula as CxH2OY. For example, if it is, let's say, glucose, it may be C6H2O6 हम लोग लिख सकते थे। सेम इफ वी हैव सुक्रोज, इसको C12H2O11 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। So it may be defined as hydrate of carbon with general formula as this. And so one of the proof also, for example, if we have sucrose, C12H22AO11, sucrose when treated with concentrated H2SO4 as dehydrating agent, क्या होता है इसका प्रोडक्ट? कार्बन प्लस कार्बन प्लस, तो यू कैन से 12 कार्बन हम लोग लिख सकते थे और यहाँ 11 H2O है, तो ये कार्बन ब्लैक वहां बच जाता है ना। तो ऐसा हम लोग, ये लिटरल मीनिंग का कहना भी सही था कि भी वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है
और उसका अगर हम लोग हाइड्रेट निकाल देंगे तो कार्बन बच जाएगा बस, है ना? यस। हाँ सर। अच्छा, बट यू कैन से बट फ्यू carbohydrate but few carbohydrate do not satisfy given definition. कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी थे जो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बोहाइड्रेट है रैमनोज, और रैमनोज का जो फार्मूला था इट इज C6H12O5. एक कार्बोहाइड्रेट है डीऑक्सीराइबोज. आई होप ये तो सुना सुना सा भी लगना चाहिए यार तुम लोगों को. डीऑक्सीराइबोज इट इज C5H10 and O4. डीऑक्सीराइबोज. इतना लिख के हुआ है बेटा? एक मिनट. ये ऊपर वाला पार्ट तो लिख लिया है कि नहीं लिखा है? तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन थे जो ये जो डेफिनेशन था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे. and few other organic compounds satisfy given definition. For example, if it is formaldehyde, तो फॉर्मल्डिहाइड को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, C1H2O1. Yes. And same if we have acetic acid, so it is C2H2O2. Yes, sir. So I hope सिर्फ मैं ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकता हूं कार्बोहाइड्रेट को, है ना? क्योंकि ये डेफिनेशन कंप्लीट तो नहीं है. इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट छूट जा रहे हैं डेफिनेशंस में, और कुछ ऐसे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स. सर. यस बच्चे बोलो. सर, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हमें एनर्जी देते हैं या बस कुछ सिलेक्टेड ही देते हैं? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, है ना? अच्छा. सो कार्बोहाइड्रेट कैन बी फर्दर डिफाइंड एज, you can say, polyhydroxy can defined as polyhydroxy carbonyl compounds, or all the compounds which can hydrolyzed, which can, let's say, hydrolyzed to them. मीन्स या तो सीधे के सीधे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो या हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कंपाउंड्स बन रहे हो, है ना? एंड दे शुड कंसिस्ट at least one chiral carbon. They should consist at least one chiral carbon.
यस बच्चे, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है? सर की जो रेड में लिखा है आप एक बार इसे वापस एक्सप्लेन करेंगे? यस बच्चे, कार्बोहाइड्रेट या तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन होंगे, या वो कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद ये सब कंपाउंड दे सकते हैं, है ना? अच्छा एंड सर, दे शुड कंसिस्ट एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, है ना? यस सर। क्लियर है ये लिख के? हाँ सर। नेक्स्ट वन, you can say classification of carbohydrate. Classification of carbohydrate. First classification is depending on the product and you can say extent of hydrolysis. Carbohydrates can be divided into three categories. Carbohydrates can be divided into three categories. इसमें first one monosaccharide. And the first one is monosaccharide. थोड़ा सा भी काफी लिखना है, हाँ ये बायो जैसा है और सब वही याद में नोट्स ही पढ़ने हैं बस तुम लोगों को, है ना? सो कार्बोहाइड्रेट्स which can't be hydrolyzed further into more smaller unit. So, वो कार्बोहाइड्रेट जो और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू और स्मॉलर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोस, मैनोस एटसेट्रा, विल सी, है ना? Same B part is you can say oligosaccharide. Oligosaccharide. So the meaning of oligosaccharide is the carbohydrates which on hydrolysis give few. अच्छा, ओलिगो ग्रीक्स में few है ना? So few molecules जिसको मैं लिख सकता हूं 2 to 9 लेट्स से, है ना? Few molecules of monosaccharide. So hydrate which on hydrolysis give few molecule which is 2 to 9 of monosaccharide. For example,
Now, for example, you can say sucrose, comma, maltose and lactose are disaccharides. ये नाम सुना है पक्का पक्का? इतना सब तो होता है, सब बच्चों ने पूछना होता है सब ना? हाँ सर। ये दीप है, दीप कहाँ है भाई? आज दीप नहीं है यहाँ। दीप को कुछ ज्यादा पता होगा, वो बायो भी पढ़ता है बच्चा। So in the case of sucrose, in the case of sucrose, which is C12H22O11, sucrose plus water and in acidic medium, क्या बन जाता है बेटा? सिर्फ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, ये आ गया दीप, C6H12O6 और ये भी है C6H12O6. Now the reaction is found to be relatively slow, and to, let's say, accelerate this reaction, हम लोग की बॉडी में एंजाइम होता है. क्या नाम है उस एंजाइम का? सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम होगा ना? क्या पैनक्रियास का है क्या कोई? माइलेज। अच्छा, ये आसान है. इट इज नोन एज इन्वर्टेड इन्वर्टेस, या इस एंजाइम का नाम है सुक्रेज. अच्छा सर, इसलिए इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं क्या? क्योंकि इन्वर्टेज नहीं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम इन्वर्टेस है ना? अच्छा, इसको नाम भाई याद करना बायो देखो आसान भी होता है और डिफिकल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं. जैसा इफ वी हैव लेट्स से maltose, maltose is also C12H22O11 and let's say water in presence of acidic medium, it can give 2 molecule of glucose. इसमें जो एंजाइम है, ऐसा नाम याद करना आसान हो जाता. दिस एंजाइम इज नोन एज maltase. तो जैसा सुक्रोज के लिए उसका नाम सुक्रेज था, maltose के लिए उसका नाम maltase है, और ऐसा ही लेट्स से एक डाइसैकराइड है लैक्टोस, C12H22O11 plus water in acidic medium, it gives 1 molecule of glucose and another molecule of galactose. ऐसे लैक्टोस कहाँ होता है? लैक्टोस दूध में। यस, ये मिल्क शुगर है ना? और इसके लिए एंजाइम क्या हो जाता कैटलाइज करने के लिए? लैक्टेस। सो लैक्टेस एक एंजाइम हम लोग ले सकते थे जो उसको हाइड्रोलाइज करने में एक्सेलरेट करता, कैटलाइज के जैसा बिहेव करता है ना? सर सबका फॉर्मूला तो सेम है. हाँ, तो ऑब्वियसली वो आइसोमर्स होने वाले हैं. उन सबके कुछ कुछ के स्ट्रक्चर्स देखो, हम लोग आज देख भी लेंगे. Yes, similarly, एक ये कंपाउंड, लेट्स से आई कैन से रैफिनोज. दीप तू है वहां? हाँ सर। हाँ, कुछ अगर हम गलत करूं बोलूं तो बताना, ठीक है? हाँ सर। यही फार्मूला है रैफिनोज का कि नहीं? हाँ सर। So raffinose plus water, it can give
one molecule of glucose, another molecule of fructose, and another molecule of galactose. तो ये रेफिनोज क्या हो जाता है बेटा? ट्राइसैकराइड है ना? Do you think ये ट्राइसैकराइड हो जाता? Yes. Yes, sir. हाँ सर। तो मतलब ये कुछ ओलिगोसैकराइड है जिसमें से, ठीक है, हाल फिलहाल सुक्रोज ज्यादा अच्छे से याद रखना है। Now in classification only, let's say इसका C part है ना, C part may be polysaccharide. Polysaccharide means the carbohydrate which on hydrolysis give many molecules of monosaccharide. So the carbohydrate which on hydrolysis give many molecule of monosaccharides. For example, let's say it is starch, comma, let's say cellulose, comma, let's say glycogens. दीप कहाँ होता है glycogens? Sir, liver में. Very good, है ना? So starch, cellulose, glycogens, gums, etc. Let's say ये सब पॉलीसैकराइड है ना? अच्छा, ये अभी तक एक ही क्लासिफिकेशन हुआ है भाई, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट या प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. It may be monosaccharide, it may be disaccharide, trisaccharide, in general oligosaccharide and polysaccharide. Second classification is depending on taste of carbohydrates, they may be defined as sugar or non-sugar. सर एग्जाम्पल में ग्लाइकोजन के बाद क्या लिखा है? गम्स GUM ना? ओके सर. अच्छा, यूजुअली monosaccharides and disaccharides are sweet in taste and they known as sugar, है ना? और स्वीटेस्ट कौन सा सुगर होता है इन सब में से? सर फ्रक्टोज. यस, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट होता है ना? सो यूजुअली मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड स्वीट होते हैं टेस्ट में, दे नोन एज सुगर. एंड यू कैन से पॉलीसैकराइड्स आर यूजुअली, let's say, tasteless and non-sugar. सर Yes.
सर जो गम आपने लिखा था वो जो पेड़ से निकलता है वो है क्या? हाँ भाई, उस गम को हम लोग खाते भी हैं। क्या? वो तो मीठा होता है। कौन थोड़ा यूजुअली, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, और वो ऐसा नहीं है कि वो गम में सिर्फ गम ही होता है बेटा, उसमें वो मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है यूजुअली। भाई जैसे जो फ्रूट हम लोग खाते हैं, कुछ फ्रूट मीठे भी होते हैं ना, ऑल्दो मेजर पोर्शन उसका स्टार्च का बना होता है, स्टार्च एंड सेलुलोज है ना। लिख लिया सर। एक मिनट। सर 1 मिनट। बेटा ये पढ़ाने के बाद ये चैप्टर ना तुम लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक से एक बार जरूर पढ़ोगे इसको, है ना। यार मुझे याद है वो सीबीएसई में ठीक ठाक मार्क्स का है ये चैप्टर। तो सीबीएसई में तो उसमें ये होता है ना कि फिक्स मार्क्स के चैप्टर होते हैं, तो ये ठीक ठाक मार्क्स का था, मुझे याद है चैप्टर। सर मेरे ख्याल से डिलीट हो गया। क्या बात कर दिया? नहीं बोर्ड सर, में नहीं है डिलीट क्या? नहीं हुआ सर, लास्ट के 2 चैप्टर डिलीट है, ये नहीं। अच्छा, अच्छा, ये नहीं है। पॉलीमर्स लास्ट, पॉलीमर्स डिलीट हुआ है। अरे पॉलीमर्स डिलीट हो गया है, चलो फिर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बच गया मैं भी। यस सुश्रुत बेटा, तुमने स्टेट बोर्ड वाली बुक से पढ़ना, स्टेट बोर्ड में ये ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, और है ना, स्टेट बोर्ड के बुक में बायोमोलिक्यूल और ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। सो थर्ड। सर हाँ बोलो। सर ये जेई में आता है? हाँ यार बिल्कुल आता है भाई, और मैं वो देखो असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, तो उसमें प्रीवियस ईयर में जेई में क्यों कौन कौन से क्वेश्चन आए। हर साल जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है यहाँ से, हर साल। सो थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन their oxidation tendency, depending on their oxidation tendency, depending on their oxidation tendency, they can be defined as, you can say, reducing and non-reducing sugar. They can be defined as reducing and non-reducing sugar. So for example, all monosaccharide, all monosaccharide and disaccharide, all monosaccharide and disaccharide except sucrose can reduce tolerance reagent and failing solution. Obviously vanadic solution also. So all monosaccharide and disaccharide except sucrose can reduce tolerance reagent and failing solution and are reducing sugar. But polysaccharides are non-reducing sugar. Polysaccharides are non-reducing sugar.
यस बेटा, ऐसे समझ के हुआ है, लिख के। हाँ सर। Okay. Fourth classification is depending on type of carbonyl group. Depending on type of carbonyl group, let's say carbohydrates can be, देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एल्डोस और कीटोस, है ना, डिपेंडिंग कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है ना। दो ही हो सकता है ना कार्बोनाइल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर इधर ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड ओज में एंड हो रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग है क्या? नहीं, एक क्या दीप कुछ मीनिंग होता है क्या वो ओज का? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है भाई, वो बायो वाले बच्चों को भी नहीं पता, चलो ऐसे याद कर लो बस, है ना। बट ये कंफर्म है कि भी और भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सबका एंडिंग होता ओज से ही है ना। अच्छा, फिफ्थ वन, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टोटल कार्बन, depending on number of total carbon present, total number of carbon present, they can be divided as, you can say triose, tetrose, pentose, hexose and so on। में 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोस बोल सकते हैं, 4 कार्बन है तो उसको टेट्रोस, 5 कार्बन है तो उसको पेंटोस बोल सकते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अगर ट्राइसैकराइड है, टेट्रासैकराइड है, फिर क्या बोलेंगे? पेंटासैकराइड, है ना। हाँ टेट्रा सर। के बाद सो अगर मुझे सपोज इसका फार्मूला लिखना होता, पेंटा एल्डो पेंटोस, सपोज ये CXHYOZ है, तो X प्लस वाई माइनस Z का वैल्यू कितना होगा? तो कई बार ऐसे कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सिर्फ नाम के बेस पे। पेंटा एल्डो पेंटोस में XYZ का वैल्यू क्या क्या होगा? समझा तुम लोगों ने क्या बोलना चाहता हूं मैं तुम लोगों को? Yes, sir. यूजुअली अगर मेरे पास सिर्फ पेंटोस होता है ना, जैसे मेरे पास अगर ये सिर्फ एल्डो पेंटोस होता तो इसका फार्मूला C5H2O5 हो जाता है ना। एल्डो पेंटोस, पेंटा एल्डो पेंटोस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, पेंटा एल्डो पेंटोस का मतलब क्या हो जाएगा? ये चीज 5 टाइम्स है ना। हाँ सर। तो क्या फार्मूला बन जाएगा भाई? ये सब मिला के C कितना बन जाएगा यहाँ? 25। 25। 25। अच्छा, H कितना बन जाएगा? सर 50। 50।
50 कुछ कम नहीं होगा जब दो मोनोमर जुड़ेंगे? हाँ सर। कितने H2O को कम कर दें उसमें से? H46 अच्छा, H सब मिला के कितने हो जा रहे थे जरा देखो जरा, मतलब टेक्निकली ये 5 जब मिलेंगे, So 47. देखो टेक्निकली जब ये 5 मिलेंगे तो जुड़ते समय यहां से 4 H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा। हाँ सर। ये 5 मॉलिक्यूल को जोड़ेगा तो 4 H2O निकालेगा ना, 2 में से 1 निकालेगा, है ना, जोड़ने के लिए। 42 42 42 तो C25H कितना हो जा रहा है? 42। 42 O कितना हो जाएगा? 21 21। तो ये फार्मूला आ जाएगा, है ना। फिर मैं इसमें x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकता हूं, है ना। तो कई बार ऐसे सिर्फ नाम के बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, है ना, समझा? हाँ, ये लिख के हो गया है। Yes. Okay. Now, apart from definition, apart from classification, the third thing is मोनोसैकराइड्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे, है ना। मोनोसैकराइड्स, और मोनोसैकराइड में 3 मोनोसैकराइड हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एक ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लूकोज कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड फ्रक्टोज। So it's A part is, you can say, glyceraldehyde. ग्लाइसरल्डिहाइड, और फर्दर उसके लिए लिख सकते हो तुम लोग, इट इज लेट्स से एल्डोट्रायोस। It is aldotriose with 1 chiral carbon as, let's say ये CHO आ जाता, यहाँ OH and H and CH2OH, एंड डू यू थिंक इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा फिर? यस। ये हो जाता है यहाँ CHO, यहाँ ये OH, यहाँ ये H, और यहाँ ये CH2OH। यस और नो? कुछ आइसोमर्स का याद है इसको? कौन सा इसमें डी ग्लाइसरल्डिहाइड है, कौन सा एल ग्लाइसरल्डिहाइड है? टेक्सचर में लेफ्ट है वो एल है। हाँ, कुछ डिफाइन करते हैं कि अगर ये OH राइट हैंड साइड पे है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और यहाँ ये OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो फर्स्ट वाला डी ग्लाइसरल्डिहाइड था। यस सर। भाई ये सब पढ़ाया है मैंने। Yes sir. सो डी ग्लाइसरल्डिहाइड, और ये एल ग्लाइसरल्डिहाइड। अच्छा, ये सब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, है डिटेल में। ये पढ़ाई है ना हम लोगों ने काफी कुछ। हाँ सर। सो एक डी ग्लाइसरल्डिहाइड है और एक एल ग्लाइसरल्डिहाइड है। और ग्लाइसरल्डिहाइड के ही रेस्पेक्ट में हम लोग बाकी कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स को भी लिख पाएंगे, है ना। तो यू कैन से डी एंड एल आर, you can say
a relative configuration with respect to glyceraldehyde with respect to glyceraldehyde, and both D and L are always क्या है बेटा, pair of enantiomer. enantiomer. अच्छा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आइसोमर में, तो हम लोग फिर यहाँ डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना, कि डी किसको बोलते थे, एल किसको बोलते थे, सब लिखा है भर के यार, लिखा था कि नहीं? हाँ सर लिखा था। हाँ सर। तो नोट्स रेफर भी कर लोगे, है ना? जैसा फॉर एग्जाम्पल एक ये कंपाउंड है, लेट्स से CHO, it is OH, it is OH, it is let's say OH, यहाँ एक OH है, it is H and it is OH and it is CH2OH, it is H, it is OH and it is H. ये वाला जो कंपाउंड है वो डीजाइलोज है ना? तो अगर मुझे एल जाइलोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। So जो एल जाइलोज है, इट शुड बी CHO, it is OH, H and OH, it is H and it is OH and it is H and it is CH2OH। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, लेट्स से वो एल जाइलोज एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज। यस बच्चे, क्लियर है ऐसा? यस सर। ये लिख के भी हुआ है? यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। Okay. Now, if you see second one as glucose, yes. एक बार फिर नहीं। दूसरा क्या बेटा? पिछले स्लाइड में ये लो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, हो गया लिख के? हाँ सर। हो गया। Okay. Now, B part, let's say I can say it is glucose. जब ग्लूकोज हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना भी है ना? So, it is example of aldohexose with 4 chiral carbon. It is example of aldohexose with 4 chiral carbon and thus total, can we say 16 stereoisomers are possible?
Yes. Yes, sir. The total 16 stereoisomers are possible. Out of them, only 3 exist naturally. अच्छा, बाकी सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज जरूर कर सकते हैं, है ना, बट उसमें से 3 ही नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बेटा, है ना। वो 3 कौन कौन से नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले हैं, देखो हम लोग यहाँ ड्रॉ भी कर लेंगे, ध्यान से देखना भी तुम लोग भी। वो जो 3 नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले हैं, let's say it is CHO, it is CHO and CHO, and it is CH2OH, CH2OH, and let's say CH2OH. ये जो स्ट्रक्चर है OH and OH, H and OH, it is hydrogen, it is OH, it is hydrogen and hydrogen, एक ऐसा कंपाउंड है इसमें। Another is, let's say, H and OH. It is, let's say, it is OH and H. It is H and OH, and it is H and OH. एक कंपाउंड है इसमें OH, एक कंपाउंड है इसमें OH and H. सर वो तो सेम है ना? सेम ही बना दिया बेटा, एक मिनट। सो यहाँ लेट्स से OH एंड यहाँ H है ना, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ सर। यार बड़ा एक मिनट है, मैं ही थोड़ा सा पर कंफ्यूज्ड हूं इस चीज की में, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। बायोमोलिक्यूल बड़ी जल्दी भूल जाता हूं यार मैं। सो नीचे वाले 2 OH सेम रहते हैं, ये 2 OH एक जैसे से होते थे, ये H, ये OH, ये H, ये H। ये स्ट्रक्चर पे नाम लिख देता हूं मैं, ये होता था डी ग्लूकोज। ये जो स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज है। अच्छा, इसमें बाकी एज इट इज सब कुछ नीचे सेम है, OH है एंड H है। सेम इस वाले केस में भी सब कुछ इसके जैसा सा ही है, एक्सेप्ट ये वाला भी यहां चला जाता, एंड इट इज H एंड OH। अब ठीक है, तो एक डी ग्लूकोज है, एक इसमें से डी मैनोस है, और एक इसमें से डी गैलेक्टोस है। अच्छा, सबके सब डी ही है ना, लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट में है। Yes, sir. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 and 6। यस बच्चे, नेचुरली एग्जिस्ट करेंगे तो इनका वो L वाला काउंटर पार्ट भी तो एग्जिस्ट करेगा ना नेचुरली? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना कि पेयर ऑफ एनंशियोमर हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे, है ना, जरूरी नहीं है ना। जैसा डी हम लोग जो खाते हैं खाना, उसमें मेनली डी ग्लूकोज होता है ना, इसलिए नाम ही होता है ग्लूकोन डी, है ना ना। तो मेनली हम लोग डी ग्लूकोज खाते हैं बेटा, है ना।
सर तो जो मतलब मैनोस और गैलेक्टोस ग्लूकोज के ही वो है। आइसोमर्स है बेटा। हाँ मतलब वो उसके आइसोमर्स हैं, हाँ मैनोस एंड गैलेक्टोस। हाँ मैनोस गैलेक्टोस ग्लूकोज तीनों अलग अलग है क्या कि मतलब हाँ भाई, तीनों ग्लूकोज पक्का पक्का अलग है भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, तो डू थिंक यहाँ ये इस पोजीशन के अबाउट डिफरेंस है, इस कायरल कार्बन के अबाउट, हाँ सर। और इस वाले केस में यहाँ इस कायरल कार्बन के अबाउट डिफरेंस है, देखो। सर मतलब वैसे कि हम लाइक अभी ग्लूकोज के अंडर जितने पॉसिबल है वो स्टडी करें, तो फिर मैनोज और गैलेक्टोज को भी ग्लूकोज के अंदर ही बोलेंगे क्या कि वो दोनों? नहीं, वो अलग है ना, अलग है ना। बस हम लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों ग्लूकोज के आइसोमर है ना। ओके सर। ये दोनों ग्लूकोज के आइसोमर है बेटा ना। ये देखो, हम लोग फर्दर यहाँ कुछ इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं क्या? है। So the diastereomers in which, let's say, molecular structure the diastereomers in which molecular structure is different due to orientation of only one chiral carbon are also known as तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एपीमर्स is also known as एपीमर्स। जैसा यहाँ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस एपीमर है कि नहीं है? है। Yes. है ना। For example, I can say D glucose and D mannose। मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं क्या, C2 epimers यस सर। and similarly, let's say D glucose and D galactose are C4 epimers। यस। Yes or no? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। एपीमर्स बेटा, एपीमर्स का मतलब वो डायस्टीरियोमर्स है जिनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बस एक ही कायरल कार्बन की पोजीशन से डिफरेंस होता है, बस, है ना। ओके सर। जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन की पोजीशन से डिफरेंस होता है। अच्छा, मैनोस और गैलेक्टोस भी एपीमर्स है कि नहीं? नहीं। क्योंकि उसमें दो कायरल कार्बन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। मैनोस एंड गैलेक्टोस में दो कायरल कार्बन के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। या सुनो, यस। ये लिख के हुआ है सर एक मिनट।
हाँ सर हो गया. Okay. Now you can say since monosaccharides consist hydroxy as well as carbonyl group, hydroxy as well as carbonyl group, thus they can form, and thus they can form, you can say, hemiacetal structure. Thus they can form hemiacetal structure, है ना, साइक्लिक hemiacetal structure बन सकता था उसमें. For example, let's say if it is CHO, do you think अगर कहीं मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्रुप है and we have hydroxy also, should have delta positive charge and delta negative charge here and oxygen having lone pair of electron. Yes sir. So ये within the same molecule यहाँ अटैक कर सकता था ना, और ये बॉन्ड ऐसा ओपन अप हो जाता. याद है वो एक क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स के असाइनमेंट में कि किसमें स्टेबल हेमिएसिटल बन सकता है ना. यस सर. सो इन दिस केस ऑब्वियसली यहाँ मेरे पास ये हो जाता OH, यहाँ आ जाता H, एंड डू यू थिंक ये सब मिला के यहाँ O ऐसा आ जाता. हाँ सर. सो ये वाला जो कार्बन है, डू यू थिंक दिस कार्बन विल बी हेमिएसिटल. Yes. अच्छा, इसको हम लोग नाम कुछ ऐसा भी देते हैं, दिस कार्बन इज एनोमरिक कार्बन. नहीं, जो कार्बन है इट इज एनोमरिक कार्बन, और यहाँ ये हेमी एसिटल वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना. अच्छा, कैन बी से इन दोनों कंपाउंड्स में जो रिलेशन है उसको हम टोटोमर्स भी बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, रिंग चेन. सो इसको हम लोग ओपन चेन एंड रिंग टोटोमर भी बोल सकते हैं ना, टोटोमराइजेशन. इक्विलिब्रिया कौन सी डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? यहाँ बैकवर्ड. बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है इक्विलिब्रिया. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता तो स्टेबल बनता ही नहीं ना साइक्लिक. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, एक पाई बॉन्ड की जगह एडिशनल सिग्मा बॉन्ड बन गया है ना. बेटा पाई बॉन्ड की जगह यहाँ एडिशनल सिग्मा बॉन्ड बन गया है ना. यस और नो? Yes sir. फर्दर यू कैन से ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ monosaccharides, cyclic structure of monosaccharides is usually 5 or 6 membered cyclic ring. अच्छा, यही रिंग स्टेबल भी होते हैं ना, are usually 5 or 6 membered cyclic ring based on, you can say, following ethers. एक ईथर देखो, इसमें ऐसा नाम हो सकता था,
क्या बोलते हैं बेटा इस ईथर को हम लोग? फ्यूरान। वेरी गुड। और एक ईथर मेरे पास ये हो सकता था, दिस ईथर इज नोन एज फ्यूरान एंड दिस ईथर इज नोन एज पायरान। तो अगर 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो फ्यूरान पे बेस्ड है, और अगर 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो पायरान पे बेस्ड है ना? क्लियर? सर यस बेस्ड सर। उसका कुछ अच्छा। नेम? हाँ, उसके नेम में भी आएगा बेटा, है ना? उसके नेम में भी आएगा कि 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहा है कि 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहा है, अभी देखेंगे भी। देखो, और कई बार वो नाम से स्ट्रक्चर भी बनाना होगा बेटा, है ना? सर वो एनोमेरिक कार्बन क्या था, फिर से बताएं। एनोमरिक कार्बन वो कार्बन था जो पहले अल्डिहाइड या कीटोन होता था, या वो कार्बन है जो अब हेमी एसिटल या हेमी कीटल है ना? लिख लिया सर। ठीक है। सर 1 मिनट। यस, मुझे लिख के हुआ है। सर 1 सेकंड। जैसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता होगा, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग है कि 6 मेंबर्ड रिंग है? किसी बच्चे को आइडिया? सर शायद 6 कार्बन है तो फिर सर 6। हाँ, सो अभी देख भी लेंगे 6 है कि 5 है ना? लिख के हुआ है? हाँ सर। ठीक है। सो यू कैन से ग्लूकोज फॉर्म 6 membered cyclic hemiacetal. साइक्लिक हेमीएसिटल एज, देखो डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं और समझना भी उसको पहले, है ना? फिर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ा, एक बार देख लो। ये ऑब्वियसली मेरे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, सो एज पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इज कंसर्न, यहाँ ये OH था, यहाँ OH था, यहाँ H था, यहाँ OH था. It is H here, it is OH here, it is hydrogen and hydrogen. And do you think यहाँ CH2OH है? यही था ना ग्लूकोज? हाँ सर। Having, let's say कार्बन काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन है सब मिला के, और इसको मैं नाम दे सकता हूं कि ये सिंपली ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना? यस और नो? यस सर। अच्छा, यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मेरे पास C5 पे था, तो डू थिंक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C5 कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन, और ये बॉन्ड्स डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता था? सेम एज हेमी एसिटल है ना? तो ये 2 हेमी एसिटल अब बना सकता था। डू यू थिंक अब ये जैसी जो 1 है वो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन था, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है वो भी टेट्राहेड्रल बनने वाला है क्या? हाँ सर। हाँ So सर। do you think ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता था और नीचे से भी अटैक हो सकता था? यस सर। तो डिपेंडिंग ऑन दिस मेरे पास 2 आइसोमर यहां बन जाते। देखो ध्यान से देखना भी, एक यहाँ लेट्स से CH2OH है, यहाँ H है एंड इट इज OH, it is H and OH here, it is H and OH. एक में लेट्स से ये OH में लेफ्ट में बना देता हूं,
एंड लेट्स से ये बॉन्ड हाल फिलहाल में ऐसा बना देता हूं। नहीं, कहीं बीच में कार्बन नहीं है, इट इज जस्ट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, such that ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6। तो C1 एंड C5 के बीच में बस एक सिग्मा बॉन्ड ही है ऑक्सीजन का। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो सकता था, इट इज CH2OH here, it is OH and H here, it is OH and H, it is H and OH, it is H and OH, and it is H. Do you think यहां ऑक्सीजन हो जाएगा ऐसा? Only the difference between C1 है ना? Yes. We have only the difference between C1. More important thing is अगर मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाऊं यहां, इसी का अगर मैं लेट्स से साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूं, so it is oxygen here, so इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो देखो कुछ इस टाइप का हो जाता, एंड सेम तो वो लेट्स से एपीमर्स हो गया ना, क्या बेटा, वो दोनों एपीमर्स हो गया ना। हाँ वो एपीमर्स, और पर्टिकुलरली देखो कुछ और भी बोलेंगे, एपीमर्स तो है ही वो पक्का पक्का है ना। अच्छा, ये वाला जो फॉर्म है देखो, मैं पहले ये वाला कार्बन बनाता हूँ CH2OH, और यहाँ भी ये जो कार्बन है इट इज CH2OH, ये 6th कार्बन है और ये 6th कार्बन है। सर ये वाला कार्बन C5 हो जाता, ये C4, ये C3, ये C2, ये C1, ऐसा ही ये C5, ये C4, ये C3, ये C2 और ये C1 है ना। ऐसा CH2OH अगर 5 पे जुड़ा हुआ है तो और क्या जुड़ा हुआ है बेटा वहां? H। हाँ सर। C4 पे क्या क्या जुड़ा हुआ है सर C4 OH और पे क्या क्या जुड़ा हुआ? अच्छा, बस अब मुझे ये OH यहाँ, ये OH यहाँ H एंड OH है, और C1 एंड C2 का यहाँ दोनों OH का डायरेक्शन सेम है। इस वाले केस में ये सबके सब ऑल्टरनेट है, और C1 एंड C2 में भी जो OH की पोजीशन है वो अपोजिट है। ये जो ओपन चेन में दो मैंने क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स बनाए, इन दोनों क्लोज चेन स्ट्रक्चर में से इसका नाम है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस, और इसका नाम है बीटा डी ग्लूको पायरेनोस। तो इसके नाम में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कौन सा कार्बन इसमें एनोमरिक कार्बन था? 1 सर 1 है ना। इसमें जो C1 वाला जो कार्बन है वो एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर्स हैं, डू यू थिंक इनका ये डाइस्टीरियोमर्स होंगे एक दूसरे के? अगर ये डाइस्टीरियोमर हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो सब भी अलग अलग हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। जैसा एज पर अल्फा डी ग्लूकोज इज कंसर्न, इसका जो फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 419 केल्विन, और इसका ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है इट इज +112 डिग्री है ना, स्पेसिफिक रोटेशन।
इसका भी जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग है इट इज 424 केल्विन, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है इट इज +19 डिग्री। ऑब्वियसली दोनों की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होने वाला है। एक बार दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यार तुम लोग। सर वो फिफ्थ और फोर्थ कार्बन में H अपोजिट, फिफ्थ एंड फोर्थ कार्बन में H अपोजिट क्यों है ना? तू चाहता तो उसको R एंड S कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो भी बल्कियर ग्रुप्स हैं वो अप एंड डाउन है, ऐसा समझ ले, है ना। या तो एक काम कर सकता है ना, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके तो CH2OH एंड OH को एक्सचेंज करने की कोशिश कर सकता है बेटा, है ना। या याद रख ले, सबसे आसान तो वही है बेटा, है ना। बायोमोलिक्यूल में इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। इसमें वो दिमाग लगाना है कि मैं उसको आसान तरीके से कैसे याद रखूं, है ना। समझा? यस। तो सारा माइंड यहाँ यही कंज्यूम करना है कि उसको मैं आसान तरीके से कैसे याद रखना है मुझे। यस बेटा, लिख के हुआ है ऐसा। एक मिनट सर, दोनों जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है उसमें बस C1 का ही उल्टा होना चाहिए ना। हाँ बेटा, बस C1 का ही उल्टा होगा, बाकी सब तो सेम ही है एग्जैक्टली। सर हाँ हाँ सर, ठीक है। वो नाम एक बार बोल सकते हैं? एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस है और एक का नाम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस है। दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हैं, है ना। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता होगा, अल्फा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज? सर बीटा। बीटा। चलो अभी देख भी लेंगे कि अल्फा ज्यादा स्टेबल है कि बीटा ज्यादा स्टेबल है। बट फर्दर कैन वी से दोनों में जो रिलेशन है वो डाइस्टीरियोमर्स है और दे आर एपीमर्स। यस सर। तो फर्दर यू कैन से
the epimers in which molecular structure is different. The epimers in which molecular structure is different only about anomeric carbon is known as anomers. Is known as anomers, है ना? तो बेटा ये एपीमर्स तो है ही, particularly they known as anomers. Clear? So, for example, alpha and beta D glucose, they are anomers of each other. Clear? सर ग्लूकोपाइरेनोज ना अल्फा एंड बीटा डी. हाँ, मतलब जब भी हम लोग अल्फा या बीटा ग्लूकोज भी लिख रहे हैं तो बेटा वही है उसका मतलब, है ना? जैसे पायरेनोस हम लोग एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं कि बेटा वो 6 मेंबर्ड रिंग है ना? अदरवाइज में सिर्फ अगर अल्फा ग्लूकोज भी लिखा है तो भी उसका मीनिंग वही है ना? ठीक है? सर तो यूजुअली फर्दर यू कैन से अगर यूजुअली ग्लूकोज पायरेनोज में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, अभी देख भी लेंगे कि कितना परसेंटेज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? अभी हम लोग ये भी देख लेंगे कितना किस परसेंटेज कितना फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? अच्छा, इफ यू रिमेम्बर कि भाई ऐसा, डू यू थिंक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होने वाला है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने वाला है ये 6 मेंबर्ड है जहां कार्बन sp3 या ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ ये ऑक्सीजन है, तो डू यू थिंक चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये? यस सर. हाँ सर. और चेयर फॉर्म के ये एक्सियल पोजीशंस हैं, और ये वाले पोजीशंस का नाम क्या हो जाता था बेटा? इक्वेटोरियल. यस, तो मेरे पास कुछ एक्सियल पोजीशंस हैं और कुछ देखो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं. मैं दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, अल्फा के लिए भी और बीटा के लिए भी. देन यू कम टू नो कि भाई अल्फा ज्यादा स्टेबल है कि बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है. इसको मैं ऐसा इधर कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ एक्सियल फॉर्म, इट इज एक्सियल इक्वेटोरियल, ये लेट्स से इक्वेटोरियल फॉर्म है एंड दिस, यही है बेटा सब. अच्छा, इसमें यहाँ वाला ये जो फॉर्म है ये आ जाता CH2OH, सेम एज CH2OH. यहाँ हाइड्रोजन है. डू यू थिंक यहाँ जो बल्कियर ग्रुप OH था वो ट्रांस पे था, मतलब CH2OH के? फिर यहाँ OH आ जाता, यहाँ H एंड यहाँ OH, यहाँ H एंड यहाँ OH. इस वाले केस में भी यहाँ H यहाँ OH, it is OH and H, it is H and OH, it is OH and H. अगेन यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1.
इसमें कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है? लेफ्ट वन अल्फा है। यस, सो इसको मैं बोल सकता हूं ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है वो बीटा डी ग्लूकोज है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अल्फा डी की बीटा डी? सर बीटा ना। So you can say all bulkier groups present at equatorial position. Yes or no? तो यहाँ सबके सब बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है, एंड thus कैन वी से ये वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। Yes. अच्छा, अगर ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स थे तो दोनों को सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कर सकते हैं। हाँ किया सर। जा सकता है। लिखे हुआ है ये? Yes. चलो, so you can say both anomers of glucose, ना, both anomer of glucose exist separately in their crystalline form. In their crystalline form, but in their aqueous solution, युवांशी इससे पहले वाला स्लाइड ये है बेटा, जल्दी से देखो। डन? ओके। सर ये रिंग फ्लिप कर, हाँ, रिंग फ्लिप सब पॉसिबल है बेटा, बट वो रिंग फ्लिप वाला जो आइसोमर होगा वो तो और अनस्टेबल होगा ना, उसमें बहुत सारे OH एक्सियल पोजीशन पे चले जाएंगे फिर। हाँ सर, हाइड्रोजन। हाँ, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यार वो एक दो मॉलिक्यूल का ही बनता है भाई, CH2OH वो सब तो बल्कि ही काफी है ना। हाँ। So you can say both anomer of glucose exist separately in their crystalline form, but in their aqueous solution, they exist in, you can say, dynamic equilibrium with each other. They exist in dynamic equilibrium with each other. For example, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये लेट्स से ओपन चेन बन सकता था, और फिर ये बन सकता था लेट्स से बीटा डी ग्लूकोज। ये तीनों एक दूसरे के टोटोमर्स ही है ना। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बीटा डी ग्लूकोज के डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज के डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा? सर बीटा। बीटा के। बीटा। सो एट इक्विलिब्रियम इट इज रफली 64%, इट इज 36 अप्रोक्सीमेटली, और ये प्रिसाइजली 0.02% है ना।
सो कैन वी से ओपन चेन तो नेग्लिजिबल होता होगा, मेनली क्लोज चेन ही है दोनों, है ना। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था 112 डिग्री है, जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो 19 डिग्री है। तो कैन वी से स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर should be equal to 36 multiplied by 112 plus 19 multiplied by 64 divided by 100। यस सर। Yes, sir. कितना आ जाएगा ये रफली? 52 53 कुछ देखो ऐसा आना चाहिए। कितना आएगा? 52.48। सो कुछ अराउंड 52.4 प्लस डिग्री है ना। सो कैन वी से ओवरऑल सॉल्यूशन रहेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है ना। ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो रहेगा तो बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी का डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही। But let's say on this axis, let's say if we have optical rotation, and on this axis let's say we have time। मेरे पास एक है यहाँ let's say plus 19 डिग्री, एक है let's say plus 52.4 डिग्री, और एक है सपोज प्लस 112 डिग्री। सो डू थिंक फाइनली यहां ये इक्विलिब्रियम तक ऐसे आ जाता है ना। तो अगर मैं प्योर बीटा से स्टार्ट करूं तो डू थिंक ऑप्टिकल रोटेशन मेरा कुछ ऐसे बढ़ जाना चाहिए। एक लिमिट के बाद ये इससे मिल ही जाएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ऐसा। हाँ सर। और अगर मैं लेट्स से प्योर बीटा से भी स्टार्ट करता तो डू यू थिंक ये इवेंचुअली कुछ इसी टाइप का आ जाना चाहिए था, है ना। मैं प्योर अल्फा से स्टार्ट करूं या मैं प्योर बीटा से स्टार्ट करूं, है ना। डू यू थिंक इफेक्टिवली जो ओवरऑल मिक्सचर है वो 52.4 पे आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फर्दर हम लोग लिख सकते हैं द चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, change in optical activity in aqueous solution with time is known as म्यूटारोटेशन। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रहा है इट इज नोन एज लेट्स से म्यूटारोटेशन। So can we say mutarotation is observed in glucose? Mutarotation is observed in glucose। ऐसे बच्चे लिख के हुआ है? यस। हाँ सर। डाला था।
हो गया यस नहीं लिखा है ऐसा? यस सर So when any cyclic form of monosaccharide treated, अच्छा ये इतना लिख लिया है ना, ये न्यूटा रोटेशन तक है ना. Further you can say as glucose mainly exist in hemiacetal form. यही है ना बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा. Yes, sir. In its aqueous solution, and thus although it consists aldehyde group, but it does not give 2,4 DNP test and SIFS reagent test. भाई इसमें ऑल्दो अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, बट ये डीएनपी टेस्ट नहीं देता है ना. बट ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कैसे दे देता है? हेमीकीटल दे यस, हेमी एसिटल हाइड्रोलाइज हो जाता था एल्कलाइन मीडियम में, है ना. मैं लिख भी देता हूं, बट इट कैन गिव टॉलेंस रिएजेंट एंड failing solution test, and thus reducing sugar. यस बच्चे ऐसा बोल सकते थे? हाँ सर. नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते थे when cyclic form of glucose, when cyclic form of या cyclic form of monosaccharide लिख सकते हैं. When cyclic form of monosaccharides is treated with alcohol in acidic medium, it will convert into acetal. ये क्लियर है? हाँ सर. अच्छा, commonly known as glycoside. When cyclic form of monosaccharide is treated with alcohol in acidic medium, it will convert into acetal and commonly known as glycoside.
और उस लिंकेज का नाम भी ग्लाइकोसाइड लिंकेज ही होता है ना, नोन एज ग्लाइकोसाइड। particularly in glucose, it also known as glucoside, also known as glucoside। एक एग्जाम्पल हम लोग यहां देख भी लेंगे अभी। हो गया सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये वापिस से मैं ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं यार यहाँ। So in this case, let's say यहाँ lone pair of electron same as lone pair of electron here, ये axial equatorial positions हैं, ये axial and equatorial position, same axial and equatorial, यहाँ axial and equatorial positions, similarly ये axial and equatorial positions हैं। Yes, है ना। यहाँ मेरे पास CH2OH है and H है, it is H and OH, it is OH and H, it is H and OH, and let's say यहाँ H है और let's say अगर यहाँ OCH3 है, having let's say ऐसे लिखना OCH3 means जो OH था वो OCH3 बन गया है ना। ये CH2OH, it is H and OH, it is OH and H, it is H and OH, और ये है H and CH2 या H and OCH3। तो डू थिंक ये जो एनोमरिक कार्बन था जो पहले हेमी एसिटल था वो क्या बन गया है, एसिटल? हाँ सर। Yes. अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज ऑब्वियसली लेट्स से अल्फा डी प्लस मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड इट इज डी प्लस मिथाइल ग्लूकोसाइड। से मिथाइल का मतलब क्या है, जो एडिशनल जुड़ गया है OCH3 है ना। ये रिड्यूसिंग शुगर होंगे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। Non-reducing. एंड बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सर बीटा। Beta. कुछ याद है आइसोमर में हम लोग ने कुछ पढ़ा था, गॉश इफेक्ट या सिस हाँ, इफेक्ट। अच्छा। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल एंड इफ यू रिमेम्बर कुछ हम लोग इस टाइप का समझते भी थे। ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाता, देखो यहाँ सिग्मा स्टार CO है ना। और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो होमो हो जाता। तो डू यू थिंक यहाँ होमो एंड लूमो पैरेलल ही हैं? Yes. यस। इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकता है, ऑल्दो ये वाला भी होमो ये वाला भी लूमो है, बट ये लूमो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ना इस वाले केस में। हाँ सर।
हाँ सर। ऑक्सीजन CO से जुड़ा रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। यस। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी लिख लेना तुम लोग, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूको या मिथाइल ग्लूको, मिथाइल ग्लूकोसाइड is more stable. Alpha D methyl glucoside is more stable, is found to be more stable than, let's say, beta D plus, या more stable than, simply लिख सकते हैं beta isomer is more stable than beta isomer, and this also known as, जैसे उसका नाम वहां गॉश इफेक्ट होता था, इसका नाम क्या हो जाता? It is also known as anomeric effect. सर जो अल्फा डी ग्लूकोज था उसमें गॉश इफेक्ट नहीं था? उसमें गॉश इफेक्ट नहीं है बेटा, उसमें हम लोग नॉर्मली बोल रहे थे, ऐसा है ना। अच्छा, हम लोग उस पे, उस माइक्रो लेवल पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बेटा वहां क्यों नहीं था ऐसा, बट इसमें ये ज्यादा स्टेबल है जिसको लेट्स से हम लोग होमो लूमो इंटरेक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? ओके सर। हो गया सर। लिख के हुआ? हाँ सर। हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर डाउट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस। और गणेश, अगर तुम्हें ब्रेक लेना तो ले लेना बेटा, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, ऐसा ही लेट्स से अनदर वन, ये सी पार्ट है, लेट्स से अभी फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, सो फ्रक्टोस, it is example of कीटोहेक्सोस। जैसे ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस था, ये कीटोहेक्सोस है। कीटोहेक्सोस मींस इसका फार्मूला देखो इस टाइप का है, इट इज C डबल बॉन्ड O, it is OH and OH, it is H and OH, hydrogen hydrogen and CH2OH। यहाँ ये C1, C2, C3, C4, C5 and C6। तो इसको मैं बोल सकता हूं D माइनस फ्रक्टोस। नहीं, जो कंपाउंड है इट इज D माइनस फ्रक्टोस। फर्दर इट मे बी फ्रक्टोस एंड ग्लूकोज आर, मैडम इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, वो एक दूसरे के टोटोमर्स ही हैं, फिर दोनों का सेम इनोल फॉर्म होगा, है ना? हाँ सर। एंड सिंस इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन and thus it will be reducing sugar। याद है कुछ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते थे, है ना? हाँ सर। यस। It can also form
it can also form cyclic structure due to formation of hemikettle. Due to formation of hemikettle in its isolated form, it form a 6-membered cyclic structure. अच्छा, isolated form means जब वो सिर्फ फ्रक्टोज है बस, है ना, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है ना. But in let's say disaccharide, trisaccharide, या मैं सिंपली लिख लेता हूं in combined state, and in combined state it form let's say 5-membered cyclic structure. But in its combined form it forms 5-membered cyclic structure. अच्छा, 5-membered cyclic structure क्या है वो हम लोग डिटेल में सीख लेंगे अभी, है ना. क्या थोड़ा ये लिख के हुआ है इतना? 2 मिनट सर 1 मिनट. मुझे लगता है यार सिर्फ एक और लेक्चर में खत्म नहीं होगा बायोमोलिक्यूल, है ना. ठीक, 1.5 लेक्चर लगा लेंगे यार, है ना. पॉलीमर जल्दी कर लेंगे, नहीं कैसे होगा वो जल्दी, उसके मैं नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को पहले ही, है ना. लिख के हो गया बेटा? यस सर. ये जो 5-membered cyclic structure है, तो थिंक 5-membered बनाने के लिए पक्का लेट्स से इस वाले अल्कोहल को कि ये वाले अल्कोहल को आना पड़ेगा शायद, है ना. हाँ. ना 5-membered बनाने के लिए तो इसके ऐसे 2 5-membered स्ट्रक्चर्स बन सकते थे. इसके देखो कुछ ऐसा 2 5-membered स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ. एक दो ऐसे 5-membered स्ट्रक्चर बन सकते थे. यहाँ जाता CH2OH and OH, it will be OH and H, it is H and OH, and it is H and CH2OH. एक स्ट्रक्चर बन सकता था CH2OH and H, ये H and OH है, it is OH and H है, and ये H and CH2OH है ना. लिखे हुआ है इतना?
एक मिनट। तो ये C1, ये C2, C3, C4, C5, C6, यहाँ ये C1, C2, C3, C4, एक मिनट, C5 एंड C6। अच्छा, इसमें कौन सा कार्बन एनोमरिक कार्बन है? ये OH है। कौन सा कार्बन इसमें एनोमरिक कार्बन है बेटा? C2 C2 ना। एनोमरिक कार्बन पहचानना आसान है, वो हेमी एसिटल या हेमी कीटल होगा, है ना। एनोमरिक कार्बन पहचानना आसान है बेटा कि वो हेमी कीटल या हेमी एसिटल होगा, है ना। यस और नो? यस। तो यहाँ 2 वाला जो कार्बन है देखो, उस पर एक OH है और एक ईथर है ना। अच्छा, जिसमें भी सारे बल्कीय ग्रुप अपोजिट हैं, इट इज नोन एज बीटा एंड दिस फॉर्म इज नोन एज अल्फा। सो अल्फा डी माइनस, इसका नाम हो सकता है फ्रक्टो फ्यूरेनोस, और इसका नाम हो सकता है बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। एक अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस है और एक बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस है। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, ये लिख के हुआ है। हाँ सर। यार अभी हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे, है ना। सर इनमें से स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? यार बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, इसमें भी, है ना। जिसमें एटलीस्ट सारे बल्कीय ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस तो है ना। हाँ सर। यस बेटा, लिख के हो गया। हाँ सर हो गया। ओके, चलो कौन बच्चा मेरे बुकलेट से आदित्य, तुम्हारे पास मॉड्यूल है बेटा इसका, सॉफ्ट कॉपी PDF? सर सॉफ्ट कॉपी नहीं है इसका। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसा ना करो। 1 मिनट रुको फिर, है ना, 1 मिनट।